हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू सक्सेस। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट परीक्षा के लिए घटना चक्र सीरीज के अंतर्गत भारत की संविधान को देखेंगे और उसके अंतर्गत हम भारत की संसदीय प्रणाली को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और इसका टॉपिक है भारत की संसदीय प्रणाली। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट है, संघीय कार्यपालिका की शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं। इसके बाद है, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थीं। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। तो भारत का पहला नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। और वर्तमान में कौन राष्ट्रपति हैं? तो हैं द्रौपदी मुर्मू। इसके बाद है अगला पॉइंट, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। तो राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष। इसके बाद अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। तो राष्ट्रपति को उसके पद की गोपनीयता और शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। इसके बाद है, संविधान के अतिक्रमण के आधार पर ही राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का आधार क्या है? संविधान का अतिक्रमण। इसके बाद अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके बाद है, राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा तथा राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधान परिषद के सदस्य एवं मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंध में अगर कोई भी विवाद होता है तो उसको निपटारा केवल उच्चतम न्यायालय में ही किया जा सकता है। अगला पॉइंट है, भारत में वर्ष 1962 में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? 1962 में। इसके बाद है, राष्ट्रीय आपातकाल संसद की स्वीकृति मिलने के उपरांत 6 माह तक जारी रहेगा तथा प्रत्येक 6 माह में संसद के विशेष बहुमत के अनुमोदन से इसे आगे भी अनंत काल तक जारी रखा जा सकता है। तो अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है तो संसद की स्वीकृति मिलने के बाद केवल 6 महीने के लिए ही जारी रहती है और उसके बाद अगर पुनः इसकी अवधि को बढ़ाना है तो संसद के विशेष बहुमत द्वारा 6 माह फिर बढ़ाया जा सकता है और इस तरह अनंत काल तक इसे बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद अगला पॉइंट है, वर्ष 1969 में कुछ सप्ताहों 20 जुलाई से 24 अगस्त 1969 तक के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में पूर्व मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने पदभार ग्रहण किया था। इसके बाद अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को पुनर्विचारण हेतु किसी प्रस्ताव को वापस करने में अपने स्वविवेकाधिकार से आचरण करते हैं। क्योंकि भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करना होता है, लेकिन उसके पास कुछ विवेकाधीन शक्तियां भी होती हैं जिसके अंतर्गत वह किसी भी विधेयक को मंत्रिपरिषद के पुनर्विचारण हेतु भेज सकता है वापस किसी भी प्रस्ताव को। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा के लिए संघीय मंत्रिमंडल का लिखित परामर्श आवश्यक है। अगर राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करनी है तो इसके लिए मंत्रिपरिषद का लिखित परामर्श होना चाहिए। इसके बाद अगला पॉइंट है, किसी राज्य में आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो आपातकाल घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। अगला पॉइंट है, वर्ष 1975 में जब आपातकाल की घोषणा की गई तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो 1975 में जब आपातकाल की घोषणा की गई थी तो उस समय राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद थे। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति कानून से जुड़े किसी मसले पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है।
अब अगला है अनुच्छेद 143 के अनुसार विधि या तथ्य के विषय पर उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को तब सलाह देता है जब विषय व्यापक महत्व का हो। इसके बाद अगला पॉइंट है भारत के तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे, ये व्यक्ति के रूप में हैं। और कार्यकाल की दृष्टि से भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन हैं, क्योंकि पहले पे राजेंद्र प्रसाद, उसी तुरंत बाद दूसरे पर भी राजेंद्र प्रसाद ही हुए थे और तीसरे में राधा कृष्णन हुए थे। अगला पॉइंट है भारत के राष्ट्रपतियों का कार्यकाल के अनुसार सही क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर डॉक्टर एस राधाकृष्णन, फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन, फिर वीवी गिरी और फिर फ़खरुद्दीन अली अहमद। इसके बाद है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम गैर राजनीतिक राष्ट्रपति थे। गैर राजनीतिक से तात्पर्य इनकी पृष्ठभूमि राजनीतिक नहीं थी, बल्कि ये एक साइंटिस्ट थे जो कि राष्ट्रपति बने थे। अगला पॉइंट है प्रथम महिला उम्मीदवार जिसने भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लिया था, तो कौन थी पहली महिला उम्मीदवार? लक्ष्मी सहगल। अगला पॉइंट है कानून व्यवस्था भंग होने की स्थिति में भारत में आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है, तो कानून व्यवस्था भंग होना आपातकाल लागू करने का आधार नहीं है। अगला पॉइंट है संसद के अधिवेशन को समाप्त करने संबंधी राष्ट्रपति का अधिकार सत्र भंग करने का अधिकार कहलाता है। इसके बाद है भारत के प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल, राज्यों के राज्यपाल तथा राज्यों के मुख्यमंत्री में से भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं की जाती है और बाकी लोगों की नियुक्ति की जाती है, जिसमें प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल, राज्यों के राज्यपाल शामिल हैं और राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अगला पॉइंट है भारत के अटॉर्नी जनरल को संसद के गैर सदस्य के रूप में संसद में संबोधन का अधिकार है, लेकिन उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। अगला पॉइंट है डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति एवं 1 बार राष्ट्रपति थे। तो राधाकृष्णन भारत में 2 बार उपराष्ट्रपति व भी लगातार तथा 1 बार राष्ट्रपति बने थे। इसके बाद अगला पॉइंट है भारत के राष्ट्रपति जितनी बार चाहें अपने पद के लिए पुनः चुनाव लड़ सकते हैं। इस संविधान में इस संबंध में कोई सीमा निर्धारित नहीं है। अनुच्छेद 57 के तहत राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य होता है। तो राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य होता है या किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है, तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 57 के अंतर्गत है। अगला पॉइंट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फ़खरुद्दीन अली अहमद तथा मौलाना आज़ाद में से मौलाना आज़ाद भारत के राष्ट्रपति नहीं थे। तो मौलाना आज़ाद राष्ट्रपति नहीं थे, बाकी के तीनों लोग राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन और फ़खरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे भारत के। अगला पॉइंट है भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया रीति से संसद द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग का उल्लेख अनुच्छेद 61 के अंतर्गत किया गया है। अगला पॉइंट है भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग प्रस्ताव पर पहल करने का अधिकार संसद के दोनों सदनों को है। तो अर्थात यदि राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाना है तो इसे संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति पर संसद के किसी भी सदन द्वारा महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति का रिक्त स्थान 6 माह में भर लिया जाना चाहिए, अर्थात राष्ट्रपति का पद 6 माह से अधिक के लिए रिक्त नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट है भारतीय गणतंत्र का प्रमुख भारत का राष्ट्रपति है। तो भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति भारतीय गणतंत्र के प्रमुख होते हैं। अगला पॉइंट है डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी भारत के निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे। तो निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। अगला पॉइंट है वीवी गिरी के निर्वाचन के समय दोबारा मतगणना की गई थी। तो किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दोबारा मतगणना कराई गई थी? तो वीवी गिरी के निर्वाचन के समय। अगला पॉइंट है
लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक अर्थात ज्वाइंट सिटिंग अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दी गई है, राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है। तो ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान अनुच्छेद 108 के अंतर्गत है और ज्वाइंट सिटिंग को राष्ट्रपति बुलाता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा की बैठक एक साथ होती है। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने संबंधी शक्तियों का वर्णन है। तो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने का प्रावधान किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है? तो आर्टिकल 123 के अंतर्गत। अगला पॉइंट है संविधान में अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन तथा अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। इसके बाद है अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के समय मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करते हैं कौन? राष्ट्रपति। तो अगर आर्टिकल 352 के तहत अगर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करना है तो इसके लिए मंत्रिमंडल की लिखित परामर्श की आवश्यकता होती है और इसका आधार होता है युद्ध हो, बाह्य आक्रमण हो या फिर सशस्त्र विद्रोह हो, तब जाकर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। इसके बाद अगला पॉइंट है राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं। तो राष्ट्रपति शासन लागू करने का आधार होता है राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो, इसे आर्टिकल 356 के अंतर्गत लागू किया जाता है और इसे लागू राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय अस्थिरता के समय मंत्रिमंडल के परामर्श पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। तो वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 के अंतर्गत दिया गया है, इसकी घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। अगला पॉइंट है भारत में वित्तीय आपातकाल कभी लागू नहीं हुआ है। आज तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा कभी भी भारत में नहीं की गई है। इसके बाद अगला पॉइंट है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसके बाद है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। इसके बाद है उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय करता है। तो अगर यदि उपराष्ट्रपति हो या फिर राष्ट्रपति हो, अगर उसके चुनाव से संबंधित कोई विवाद है तो इसका निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट है राज्यसभा का सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति उस सदन का सदस्य नहीं होता है, तो उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सदस्य नहीं माना जाता है। इसके बाद है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। अगला पॉइंट है वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। इसके बाद है उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। फिर है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसके बाद है भारतीय संसद के 3 अंग राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा हैं। तो भारतीय संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति भी आते हैं प्लस राज्यसभा भी आती है प्लस लोकसभा भी आती है, जिसमें से राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है और लोकसभा में लोगों का प्रतिनिधित्व होता है। इसके बाद अगला पॉइंट है राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। तो उच्च सदन किसको कहा जाता है? राज्यसभा कहा जाता है। अगला पॉइंट है राज्यसभा को बुजुर्गों की सभा या हाउस ऑफ द एल्डर्स भी कहा जाता है। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, तो निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है क्योंकि राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, जिसके कारण यह कभी भी भंग नहीं होती है और प्रत्येक 2 वर्ष में नए नए सदस्यों का चुनाव होता है, जिसके कारण यह कभी भंग नहीं होती है। अगला पॉइंट है राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद अपना कार्यकाल पूरा करके सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 6 वर्ष होता है। अगला पॉइंट है राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं।
तो राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है? कुल 12 सदस्यों को। अगला पॉइंट है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष और लोकसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना आवश्यक है। इसके बाद है, सामान्यतः लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अगला पॉइंट है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है, क्योंकि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, जिसके कारण राज्यों की जो विधानसभा होती है उसके सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत द्वारा इनका निर्वाचन करते हैं। अगला पॉइंट है, राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसके बाद है, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति जिन सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है उनके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो उनमें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए। उन्हीं को ही राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। इसके बाद है, भारत की संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री सहित तथा महान्यायवादी शामिल होते हैं। तो संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी आदि शामिल होते हैं। इसके बाद है, जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद है, भारतीय संसद भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित किए जाने के बाद धन्यवाद प्रकट करते हैं, जिसे धन्यवाद प्रस्ताव कहते हैं। तो भारतीय संसद को अगर राष्ट्रपति एक साथ संबोधित करते हैं तो उसके बाद संसद के सदनों द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाता है। इसके बाद है, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। लोकसभा को जनता के सदन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें जनता द्वारा चुने हुए लोग, उनके प्रतिनिधि आते हैं। इसके बाद है, ऐसे व्यक्ति को जो संसद का सदस्य नहीं है मंत्री पद पर नियुक्त किया जा सकता है। अर्थात जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है उसे मंत्री पद पर नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त यह होती है कि उस व्यक्ति को 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। इसके बाद है, भारत की भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी मोतीलाल नेहरू की पोती थीं। अगला पॉइंट है, भारत में 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच प्रथम आम चुनाव हुए थे। तो भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 1951-52 में। इसके बाद है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। तो कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधायिका के प्रति। अगला पॉइंट है, सरकार के संसदीय स्वरूप में मंत्रिपरिषद को वास्तविक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, और यह मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, और इसकी भारतीय संसद प्रणाली के बचे हुए विषय को अगली वीडियो में आकर पूरा करेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।